नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल और मैं आपका दोस्त इमरान रज़ा। आज हम इसमें मौजूद हैं शक्ति निकेतन रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट और युग शक्ति धाम के फाउंडर और चेयरमैन शिव योगी युक्तानंद महाराज जी के पास। आज इनसे हम कुछ खास मुद्दों पे बातचीत करेंगे कि इनका एक नारा है, गुरुकुल लाओ देश बचाओ। किस तरीके से ये उस पे काम कर रहे हैं और इस जो नारे का मतलब है गुरुकुल लाओ देश बचाओ का, इसका क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है, आइए हम गुरुजी से जानते हैं इसके बारे में। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ये जो आपका नारा है गुरुकुल लाओ देश बचाओ, इसका क्या तात्पर्य है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहला एक विषय है शिक्षा, और गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का आशय क्या है, पहले ये समझिए। पुरातन काल में शिक्षा का उद्देश्य था कि व्यक्ति में सन्निहित शक्तियों को जागृत करके उसे पूर्ण पुरुष बनाना, उसे पूर्णता तक ले जाना। शिक्षा का ये आशय नहीं था कि तमाम तथ्यों को दिमाग में भर देना, ठूस देना, तमाम जानकारियां हासिल कर लेना। ये शिक्षा का उद्देश्य पुरातन काल में बिल्कुल नहीं था। पुरातन काल में जो व्यक्ति की इच्छा शक्ति होती थी और उसके अंदर की जो अंतस्थ अमोघ शक्ति होती थी, उसको जागृत किया जाता था। वो शिक्षा जिससे उनकी एकाग्रता को बढ़ाया जा सके, ऐसी शिक्षा दी जाती थी, और उस एकाग्रता के माध्यम से समस्त विद्याओं को अल्प समय में हस्तगत किया जा सकता है। तो ये जो शिक्षा इस समय दी जा रही है वर्तमान में, ये शिक्षा बिल्कुल व्यक्तित्व के विकास के लिए, मानवता के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए, चरित्रवान बनाने के लिए, ब्रह्मचर्य का पालन कराने के लिए या एक निडरता के लिए, ये बिल्कुल उपयोगी नहीं। वो कैसे? वास्तव में जब बच्चे हमारे जाते थे गुरुकुल में, तो वो गुरु की शरण में रहते थे, और गुरु की शरण में रह करके वो लगातार जो है विद्या का अध्ययन करते थे। गुरु उन्हें दीक्षा देता था, और हमारी जो तमाम अन्यान्य विद्याएं जो थी, वो सब कुछ वहाँ पढ़ाया जाता था। चाहे शिल्प वेद हो, धनुर्वेद हो, आयुर्वेद हो, मेट्रोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, और एस्ट्रोनॉमी, सारी विद्याओं का जो हमारी करीब 64 विद्याएं थी लगभग, तो ये मुख्य विद्याएं थी, इनका सबका अध्ययन कराया जाता था। अब इन सब विद्याओं के माध्यम से बच्चों में एक शक्ति जो विकसित होती थी, वो ये थी कि उनके अंदर लौकिक और पारलौकिक, लौकिक शिक्षा जो होती थी, वो तमाम विद्याएं जो संसार की तमाम जो निपुणता के लिए की जाती थी, लेकिन जो वास्तविक उनकी शक्ति थी वो आध्यात्म थी। बिहाइंड द वॉल क्या है, उनको देखने की शक्ति उनमें आ जाती थी। गुरुजी, यहाँ पुरातन शिक्षा और वर्तमान शिक्षा की जो स्थिति है, उसको किस तरीके से देखते हैं कि पुरातन शिक्षा जिस तरीके से लोग लेते थे और अभी वर्तमान की शिक्षा में जो बहुत बड़ा गैप आया, बहुत बड़ा डिफरेंस आया है, लोगों के विचारों में डिफरेंस आया है, लोगों के सोच में, आदान प्रदान में, लोगों का सम्मान जिस तरीके से अब घटता जा रहा है शिक्षकों का, उसको किस तरीके से देखते हैं? पुरातन शिक्षा और अब की शिक्षा में अंतर क्या है, इसको किस तरीके से? एक्चुअली पुरातन समय में बच्चों को जब शिक्षा दी जाती थी, तो उन्हें अनुशासन और संस्कार दिए जाते थे। वो अपने जो उनका आचार्य होता था, जो गुरु होता था, वो उसे भगवान से भी बड़ा समझते थे, और उनके अंदर जो श्रद्धा एक विकसित की जाती थी। श्रद्धा एक ऐसी चीज है कि श्रद्धा के माध्यम से उनको जो है विद्याओं को हस्तगत करने में, किसी चीज में सिद्ध होने में श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब आपकी किसी के प्रति अगाध श्रद्धा होती है, तो आपकी जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है सीखने की, वो बहुत अधिक हो जाती है। पुरातन काल में जो शिक्षा दी जाती थी, उससे उनके अंदर एक कठोर अनुशासन और एक समर्पण का भाव रहता था, लेकिन वर्तमान समय में उनके आंतरिक गुणों को विकसित नहीं किया जा रहा है।
केवल उनको तथ्यों को उनके मस्तिष्क में प्रवेश करा दिया जाता है और वो जाके एग्जाम में उनकी उल्टी करके चले आते हैं। मौलिक भाव संपन्न व्यक्तित्व को अब शिक्षा प्रणाली नहीं दे पा रही है। जिसे एक आदमी पूरे आत्मबल के साथ कहे कि मैं पूरी मानवता को बदल सकता हूँ, समाज को बदल सकता हूँ। समाज जो है वो सदैव सत्य का अनुगामी होता था, लेकिन आज लोग सोचते हैं कि समाज और राष्ट्र सत्य के अनुरूप नहीं, सत्य उनके अनुरूप चले। तो ये बड़ी उल्टी प्रणाली चल पड़ी है। तो इसलिए जो वर्तमान शिक्षा है उससे अराजकता फैल रही है। वो अपने स्वयं को नहीं जान पा रहे हैं, सेल्फ रियलाइज्ड सोल नहीं आ पा रहे हैं, इनलाइटेंड लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो जब तक ऐसे लोग नहीं आएंगे तब तक समाज का, राष्ट्र का उद्धार नहीं हो सकता। आज आप देखिए समाज में किस तरह से बेईमानी, भ्रष्टाचार, लोगों को धोखा देना, लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना, समाज में किस तरह से जाति धर्म के नाम पे तरह तरह के जहर फैलाए जा रहे हैं। ये सबका कारण है शिक्षा। क्योंकि शिक्षा, अब पहले तो हमारे पुरातन काल में कहते थे कि 5 भाव लीजिए और उनको सिद्ध कर लीजिए, परमात्मा तत्व से जुड़ जाइए, आप कभी विचलित नहीं होंगे, आप कभी अनीति के मार्ग पे नहीं जाएंगे, कभी आप अधर्म के मार्ग पे नहीं जाएंगे, आप सदैव लोगों की परोपकारिता के लिए तत्पर रहेंगे। तब हर व्यक्ति ये समझता था एकोहम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कि ब्रह्म एक है, दूसरा कोई नहीं है। उनको शिक्षा देते देते इनलाइटेंड कर दिया जाता था, तो वो पूरे देश को, पूरे समाज को, पूरी मानवता को, समस्त जीवों में ब्रह्म का दर्शन करते थे। तो जो ब्रह्माकार वृत्ति में जो हमारे बच्चे रहते थे, जो शिक्षार्थी रहते थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, वो किसी जीव को कष्ट नहीं देते थे। मानव या किसी भी को कष्ट देना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे विचारों से ओत-प्रोत बच्चे, समाज में उनके अंदर जो है क्रिएटिविटी थी, कॉन्स्ट्रक्टिविटी थी, वो लोग समाज में रचनात्मक, सृजनात्मक कार्य करते थे। आज का जो वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है, इसमें केवल बच्चों को तथ्य पढ़ाए जाते हैं, उनके अंदर तमाम विषयों को प्रवेश करा दिया जाता है। उन विषयों का प्रभाव उनके व्यक्तित्व पे तो आता ही नहीं, और वो एग्जाम में जाके उल्टी करके चले आते हैं। इसी तरफ पुरातन शिक्षा की ओर आप लोगों को अग्रसर कर रहे हैं, जाने की आग्रह कर रहे हैं लोगों से, कि जिस तरीके से पुराने वैदिक कालों में गुरुकुल में जिस तरीके से शिक्षा ग्रहण की जाती थी, तो उस पद्धति पे आप यहाँ पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो किस तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी को उसके साथ जोड़ करके दोनों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म पे ला करके किस तरीके से आप देखते हैं कि गुरुकुल में साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोगों का मानसिक और बौद्धिक विकास किस तरीके से किया जा सकता है, इसके बारे में बताएं। ऐसा है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वर्तमान जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जितनी भी उन्नति की है, ये आज काफ़ी पीछे है। हमारी जो पुरातन शिक्षा प्रणाली थी, हमारी जो शिक्षा प्रणाली वर्तमान है, वो ठीक है, आप लोगों को लगता है कि इसमें बहुत विकास हुआ है, लेकिन ये वास्तव में विकास नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि कुटिया में रहने वाले आर्यभट्ट ने एस्ट्रोनॉमी पे लिखा, और आज $1 मिलियन नहीं, $1 बिलियन नहीं, $1 ट्रिलियन नासा खर्च करके, और हजारों के हजारों वैज्ञानिक लगे हुए हैं, लेकिन आर्यभट्ट ने जो कुटिया में रह करके एक ऋषि ने, भारत के ऋषि ने जो समाज को तब दे दिया था, उसका 10% नासा नहीं दे पाया। पूरे विश्व के जो हमारे अनुसंधान केंद्र बने हुए नहीं दे पाए। आप सोच सकते हो कि पुरातन हमारी शिक्षा प्रणाली कितनी सशक्त थी। यही नहीं, अब आपको बताता हूं, हमारे कणाद ऋषि जो थे, वो षट धर्म, हमारे जो षट धर्म हैं, जो 6 धर्म बताए गए हैं, सिद्धांत जो बताए गए, उनमें से वैशेषिक है, उसके प्रणेता थे, एक्सपोनेंट थे कणाद ऋषि। उन्होंने एटम की
एटम थ्योरी का प्रतिपादन किया था। और एटम थ्योरी आज से 2000 साल पहले, 2500 साल पहले हमारे यहाँ प्रतिपादित हो गई थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने पहले अणु का विकास किया, बाद में परमाणु का किया, ये बहुत बाद में आया। ये सब तो हमारे ऋषियों मुनियों ने पहले ही कर दिया था। लेकिन हमारे देश में जिस तरह से इतिहास लिखा गया, जिस तरह से हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी को, तमाम रिसोर्सेज को जो छुपाया गया, और जिस तरह से हमारे पश्चिमी वैज्ञानिकों को प्रकाशित किया गया, ये एक बहुत सोची समझी कुटिल नीति थी। और ये मैं कह सकता हूं कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो भी है, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली का और पुरातन शिक्षा प्रणाली का उदात्त समन्वय हो, श्रेष्ठ समन्वय हो। लेकिन हमारी जो पुरातन शिक्षा प्रणाली है वो कई गुना विकसित रही है, और आज पूरा नासा, पूरा विश्व धीरे धीरे हमारी सनातन वैदिक प्रणाली के पीछे आ रही है। गुरुजी, एक सवाल है कि वर्तमान शिक्षण संस्थाओं और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपका क्या विचार है? आपके क्या विचार है जो अभी जो यूनिवर्सिटीज़ चल रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, जिस तरीके से लोग क्या नाम वैदिक शिक्षाओं से दूर होते जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ है उसके बारे में क्या कहेंगे? आपकी क्या राय है उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जो अपने देश की जो वैदिक शिक्षा है उसको भूलते जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं? तो क्या उसके बारे में कहेंगे? किस तरीके से आप उसको देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि इस पर हमारे देश के मनीषियों को, ऋषियों को, सरकार को, हमारे शिक्षा मंत्रियों को स्टेट लेवल पर, केंद्र के स्तर पर विचार करना चाहिए। कारण कि ये जो संस्थाएं हैं, जिस तरह का वातावरण खड़ा कर दिया है इन लोगों ने कि आज मेडिकल कॉलेज में अगर किसी को एडमिशन लेना तो उसके पास करोड़ों रुपया होना चाहिए। इंजीनियरिंग में किसी को जाना है तो वो गरीब प्रतिभावान बच्चा नहीं जा पाता है, अमीर लोगों के बच्चे जाते हैं वहाँ। तो अमीर बच्चों की जो एक सोच होती है, थॉट प्रोसेस होती है, वो डिफरेंट होती है। क्योंकि हमारी जो ऋषि मुनियों की जितनी भी उपलब्धियाँ हुई थी वो पुरुषार्थ और त्याग से हुई थी। आज त्याग की भावना लुप्त हो गई है और बिना त्याग के कोई महान नहीं बना। और आज जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ और ये जो तमाम शिक्षण संस्थाएं हैं, ये कोई मौलिक भाव संपन्न व्यक्तित्व उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम लोग हमारी पुरातन शिक्षा प्रणाली से वो एकाग्रता की शक्ति हासिल करें, जिससे गुरुजी, गुरुकुल लाओ देश बचाओ अभियान जो आपका है, किस तरीके से आप उसको क्रियान्वित करना चाहते हैं? किस तरीके से उसको धरातल पे लाना चाहते हैं? क्या तैयारी है आपकी और किस तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट करके धरातल पे लाके लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? इसके बारे में बताइए कि गुरुकुल को किस तरीके से आप लाना चाहते हैं और क्या उसकी पूरी प्रणाली है, इसके बारे में। देखिए, गुरुकुल का जो हमारा सोच है, मैं व्यक्तिगत रूप से और समाज में मैं पिछले 20-25 सालों से तमाम संस्थाओं में करीब 24-25 स्टेट्स का दौरा किया हूँ। हर स्कूलों में जाकर के शिक्षाविदों के बीच में बैठ कर के मैं सतत लोगों को मोटिवेट किया हूँ, प्रेरित किया हूँ कि हमारी पुरातन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली जो है चालू की जाए। अब हमारा जो व्यक्तिगत इसमें प्रयास है कि हमारे IITians ने, IIM बेंगलोर, अहमदाबाद IITians ने, जो IIM वालों ने प्रोजेक्ट बनाया है, इस पे हम पूरी गुरुकुल यूनिवर्सिटी और गुरुकुल का पूरा शिक्षण का जो तौर तरीका होना चाहिए वो हमने प्रोजेक्ट बना दिया है। और उस पे क्रियान्वयन करने के लिए हमने 2-3 जगह ज़मीन भी ले ली है और ये हम बहुत जल्दी से वहाँ काम चालू करने जा रहे हैं। लेकिन हमने एक और भी सुझाव दिया है कि देश में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, अगर वहाँ पर जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, वो चाहे प्राइवेट स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, गवर्नमेंट स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, वहाँ पर एक वैदिक प्रणाली, जैसे हमारे 2 महाकाव्य हैं, रामायण है और महाभारत है, या हमारे जो
वेदांत है, वेदांग है, इनमें से कुछ ऐसे आवश्यक पाठ्यक्रम हैं जिनको 1-2 घंटे के लिए भी इन सब वर्तमान जो रनिंग शिक्षा प्रणाली है, जहाँ संस्थाएं हैं, यहाँ पे उसको लागू किया जा सकता है। इसके लिए सरकार को इस पर बैठ करके चिंतन मंथन करना चाहिए। रही बात कि मैं ये सब क्यों करना चाहता हूँ कि जब तक विद्यार्थियों को, आने वाली पौध को, आने वाली पीढ़ी को आप उसके अंदर सन्निहित शक्तियां, ऐसा नहीं कि केवल पुरुष में ही होती है, जो नवजात शिशु है उसमें भी वही शक्तियां विद्यमान हैं। सारी प्रकृति ने, परमात्मा ने जो मनुष्य शरीर बनाया है, इसके अंदर हमारी जो कुंडलिनी शक्तियां होती हैं, मूलाधार से लेकर के मणिपुर जो है, और जो हमारी स्वाधिष्ठान चक्र है, और मणिपुर है, अनहत है, विशुद्ध आज्ञा, सहस्त्रार चक्र है, जब इनको जागृत किया जाता है गुरु के सानिध्य में, तो ब्रह्मांड का ज्ञान जो भी हमारे वेदों में है वो स्वतः उनके अंदर आने लगता है, और वो धीरे धीरे विकसित करके वो पूर्णता को प्राप्त होते हैं। बिहाइंड द वॉल क्या है वो देखने की शक्ति उनमें आ जाती है, वो कभी भटकते नहीं। आज का नवयुवक, आज समाज में जो बेरोजगारी फैली है, जो नवयुवक भटक रहा है कि हमें कहाँ जाना है, किस मार्ग से हमको हमारा गंतव्य मिलेगा, कोई 10 राहे पे खड़ा है, कोई चौराहे पे खड़ा है, किस रास्ते से जाए वो उसको उसका गंतव्य पता नहीं है, वो मार्ग भी उसको पता नहीं है। लेकिन हमारी जो गुरुकुल प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली है, वो व्यक्ति के अंदर इतनी शक्तियां जागृत कर देगा कि उन्हें अपने गंतव्य का जो मार्ग है वो स्पष्ट दिखाई देगा। वो अपने को ही नहीं, समाज के भटके हुए लोगों को भी मार्गदर्शित करने की क्षमता और शक्ति उनमें आ जाएगी। मैंने एक और इसमें बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है कि गुरुकुल जैसे ही मेरा एक रेप्लिका तैयार होती है, जो हम गोकुल में तैयार करने जा रहे हैं, हमने ज़मीन भी वहाँ ले ली है, तो वो रेप्लिका जो हम तैयार करने जा रहे हैं, एक मॉडल तैयार करके देश को, समाज को और पूरी दुनिया के आगे रखने जा रहे हैं। उसमें मेरा आशय है, जैसे उसमें मैंने स्पोर्ट्स एकेडमी, ओलंपिक स्पोर्ट्स एकेडमी भी मैं लेके आ रहा हूँ, कि हमारा देश जहाँ 140 करोड़ रहते हैं, जब भी ओलंपिक गेम्स होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, एशियाड गेम होते हैं, उसमें भारत इतना पीछे क्यों रहता है? ओलंपिक में कभी 60वें नंबर पे आ रहा है, कभी 72वें नंबर पे आ रहा है, कभी 75वें नंबर पे आ रहा है, तो ऐसा क्यों? लेकिन हम आपको एक जो है एक आश्वासन देते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली से, ब्रह्मचर्य के पालन से, यौगिक शक्तियों के समावेश से, आत्मिकी के माध्यम से हम अपने आने वाली पीढ़ी को, जब भी वो ओलंपिक में जाएंगे तो भारत 1, 2, 3 के अंदर होगा। ये चाहे भविष्यवाणी समझिए और ये चाहे मेरा आत्मबल समझिए, हम बच्चों को उस स्तर पर लेकर के आ जाएंगे कि भारत पूरे विश्व में छा जाएगा, और पूरे देश के लोग कहेंगे कि ऐसा गुरुकुल ने क्या किया कि ओलंपिक में या हर क्षेत्र में, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, आज हम जो है वेद विज्ञान अनुसंधान केंद्र खोल रहे हैं, उसके अंदर हमारे बच्चे तरह तरह के रिसर्च करेंगे, मांत्रिक स्तर पे, तांत्रिक स्तर पे, यांत्रिक स्तर पर, सब तरह से हम इसको अपनी वैदिक शिक्षा प्रणाली को प्रमोट करने के लिए पूरी तैयारी कर लिए हैं। हमारा पाठ्यक्रम और सब चीजें तैयार हो चुकी हैं। तो इससे क्या है कि आने वाले समय में जैसे ही मेरा एक मॉडल सफल होता है तो पूरा देश प्रभावित होगा, और देश नहीं पूरे विश्व में हलचल मचेगी कि ऐसा क्या है कि जब से ओलंपिक चालू हुआ तो भारत का तो कहीं 1-2 स्वर्ण पदक पा जाए तो बड़ी बात है, और हमारे जब जाएंगे विद्यार्थी और 50-50, 60-60 जो है स्वर्ण पदक लेकर के आएंगे तो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में तहलका मचेगा। और ये गुरुकुल शिक्षा प्रणाली केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व की मांग हो जाएगी। और ये इस तरह से सनातन धर्म, जो वास्तव में एक ऐसा धर्म है जिसमें कहीं भी निगेटिविटी को कोई स्थान नहीं है, दूसरा कोई है ही नहीं, इस अवधारणा को चरितार्थ करने के लिए मेरी ये शिक्षा प्रणाली, मेरे ये गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पूरे विश्व में धीरे धीरे छा जाएगी। जो इसकी परिकल्पना की है मैंने कि गुरुकुल लाओ देश बचाओ, गुरुकुल लाओ मानवता बचाओ, गुरुकुल लाओ विश्व बचाओ, ये हमारा जो सपना है
ये गुरुकुल लाने पर ही केवल साकार होगा। जब तक चरित्रवान, निडर, निर्भीक, आत्मबली और आत्म साक्षात्कार किए हुए बच्चे समाज में नहीं आएंगे, समाज का उत्थान नहीं होगा। गुरुजी, एक अंतिम सवाल चलते चलते, आपकी जो ये पूरी नीति है, जिस तरीके से आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्या नाम है, सनातन धर्म को जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, इसमें सरकार की क्या नीति है? सरकार किस तरीके से देखती है इन सब चीज़ों को? और कहीं ना कहीं ये सरकार को भी इन सब चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि आपके इस प्रोजेक्ट में, गुरुकुल लाओ देश बचाओ में, सरकार की भी अहम भूमिका होनी चाहिए? तो सरकार की तरफ से क्या कुछ अभी तक के आश्वासन मिला है, या सरकार तक आपकी बात पहुंची है या नहीं पहुंची है, या सरकारी तंत्र से कुछ इस तरह की आपकी बातचीत हुई है या नहीं हुई है? इसके बारे में बताइए कि सरकारी नीति किस तरीके से गुरुकुल के तरफ, गुरुकुल लाओ देश बचाओ को किस तरीके से प्रमोट करेगी और कैसे इसको देखती है? तो इस बारे में थोड़ा रोशनी डालें। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक सरकार की बात है तो मेरी बात वहाँ तक कितनी पहुँची है, हमारी चर्चाएं तो बहुत जो देश के अग्रणी नेता हैं और नेताओं से और सबके साथ कई बार होती रही है, और संघ के साथ भी मेरा बराबर चर्चा होती है। लेकिन अभी सरकार ने भी इस क्षेत्र में इस तरफ काफ़ी अच्छा उन्होंने प्रयास किया है और उनके प्रयास चल रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार जब ये इस संदर्भ में मुझसे चर्चा करेगी तो शायद मैं कुछ और अच्छा कर सकूँगा। कारण क्या है कि अभी जो पुरातन शिक्षा प्रणाली जो हमारी है वो एक साथ कहीं न कहीं क्रियान्वयन करने में व्यवहारिक दृष्टि से जो भी समस्या आ रही हो, लेकिन हाँ, इस मार्ग पे सरकार ने काफ़ी प्रमोट किया है, लेकिन जितना होना चाहिए भी बहुत पीछे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सरकार से भी मैं इस संदर्भ में अपील करूँगा और भविष्य में और सरकार के साथ अच्छा तालमेल करूँगा, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद जो देश में एक प्रकार की क्रांति आई है वो बड़ी प्रेरक है और उत्साहवर्धक है, और मैं उनके प्रयासों की प्रशंसा करते हैं। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में ये बहुत गति पकड़ेगी और बहुत गति की आवश्यकता भी है, और इसके बिना देश का, समाज का और राष्ट्र का, विश्व का कल्याण नहीं होगा। चूंकि ये जो जब तक व्यक्ति के अंदर जो सन्निहित शक्तियां हैं वो जागृत नहीं कर पाएंगे, उनके मौलिक भाव संपन्न व्यक्तित्व नहीं उत्पन्न कर पाएंगे, संस्कारवान बच्चे नहीं उत्पन्न कर पाएंगे, तो कैसे भ्रष्टाचार समाज का समाप्त होगा? आज किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जाता है तो सबसे पहले उसको बहुत बड़े एक भ्रष्टाचार रूपी दानों का सामना करना पड़ता है। वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी में जाए, चाहे शिक्षा में जाए, तो जो भ्रष्टाचार से करना पड़ता है। और मैं समझता हूं कि जब इस तरह की शिक्षा प्रणाली आएगी तो हमारे देश में जो सबसे बड़ा एक नासूर है वो ये है कि हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाई की तरफ, वीकर सेक्शंस को आर्थिक रूप से और उनको पैरेलल आकर के कंधे से कंधा मिला करके चलने की जगह पे जो रिजर्वेशन जैसी हम लोगों ने एक व्यवस्था दी है समाज को, ये हमको बहुत पंगु बना रही है, और कहीं ना कहीं ये समाज का एक बहुत बड़ा रोग है और इसे हटाना पड़ेगा। उसके समुचित उपाय ढूंढने होंगे जिससे कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ, कंपटीशन के साथ हर किसी को, जो प्रतिभावान व्यक्ति हो, उसको समुचित और उचित स्थान समाज में मिले। अभी हमारे साथ शिव योगी युक्तानंद महाराज जी बात कर रहे थे, जो सनातन धर्म को किस तरीके से आगे ले जाना है और किस तरीके से आगे ले जाया जा रहा है उस पर काफ़ी गहन चिंतन कर रहे हैं। और गुरुकुल लाओ देश बचाओ के माध्यम से पूरे देश में एक पुराने काल में जिस तरीके से गुरुकुल में वैदिक शिक्षा दी जाती थी, वैदिक शिक्षा को आगे बढ़ा करके साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में वैदिक शिक्षा को भी साथ लेकर के चलना कितना महत्वपूर्ण है और कितना ज़रूरी है, उसके बारे में बता रहे थे। कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी सनातन धर्म के बारे में काफ़ी सोचते हैं और सनातन धर्म को देश विदेशों तक फैलाने का जो काम कर रहे हैं, इन्हीं सपनों के साथ शिव योगी युक्तानंद महाराज जी भी काम कर रहे हैं। देखना
दिलचस्प होगा कि कब प्रधानमंत्री मोदी जी शिव योगी युक्तानंद महाराज जी को अपने पास बुला करके इनके इस नीति पे चर्चा करते हैं और गुरुकुल लाओ देश बचाओ प्रधानमंत्री जी के हाथों से किस तरीके से क्रियान्वित होता है और किस तरीके से दोनों लोग मिल करके देश में गुरुकुल लाओ देश बचाओ की शुरुआत वृहद स्तर पे काफी बड़े लेवल पे करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इससे जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।